जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आपसे एक बार फिर लाइव मुखातिब हैं और रोज़ाना ही इंटरनेट का कोई ना कोई इशू हो जाता है। कल भी हमने लाइव स्टार्ट किया था, लेकिन उस दौरान इंटरनेट बैठ गया और फिर हमें दोबारा उसे रिकॉर्ड करके आपको पेश करना पड़ गया। आज फिर ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह इंटरनेट बड़ा ढीठ है, हम भी बड़े ढीठ हैं। कोशिश हमारी भी पूरी की पूरी है कि आपके साथ लाइव ही मुखातिब हुआ जाए। बहरहाल एक दिन फिर हम ट्राई कर रहे हैं और जो आज के इश्यूज हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसके ऊपर डिबेट भी करेंगे, बात भी करेंगे। अमरीकी इमदाद पाकिस्तान की भी बंद हो गई है पूरी तरह, और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इमदाद से चलते थे वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। अब क्या अमेरिका से पाकिस्तान को डॉलर्स नहीं आएंगे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को जेल में कौन कौन सी सहूलतें मिल रही हैं और उनके साहबजादे जो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर हैं उनसे इमरान खान साहब की वीडियो कॉल क्यों नहीं हो रही, और क्या मुस्तकबिल में इसका इम्कान है या नहीं है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। फिर आज गवर्नमेंट की मुज़ाकराती कमेटी पहुंची और 45 मिनट इंतजार करती रही और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी पहुंची ही नहीं है। क्या अब ये डेडलॉक हो गया है, ख़त्म हो गया है और नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें भी आपको इसी व्लॉग में बताई जाएगी। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो सदारत है खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी की सदारत, वो क्यों ख़त्म हुई? उसके पीछे नींद का मसला था। नींद के मसले ने उनकी सदारत कैसे निकल ली, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने दोबारा जो एक्स पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा फिर रेमिटेंस ना भेजें, लेकिन ये इमरान खान साहब की बात क्यों नहीं मान रहे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कराची के बिजनेसमैनों पर चढ़ गए, उन्होंने कहा कि तुम चुगलखोरी क्यों करते हो, ये चुगलियां क्यों लगाते हो। तो ये कौन से बिजनेसमैन हैं जो चुगलियां लगा रहे हैं और किसको लगा रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ट्रंप की तरफ से इमरान खान साहब को तकरीबन जवाब हो गया है। आज एक वफ्द आया है अमेरिकी बिजनेसमैनों का, किसने भेजा है, क्यों भेजा है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। और साथ साथ वो शख्स जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा था, जिसका नाम रिचर्ड ग्रैनल है, उसने इमरान खान साहब से रिलेटेड जो ट्वीट्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया। ये क्यों डिलीट किया उसने, और क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है? ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पैका का एक्ट जो है उसे सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है। तमाम जर्नलिस्ट इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, गवर्नमेंट जर्नलिस्टों को इतनी अहमियत क्यों नहीं दे रही, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम सबसे पहले अमेरिकी इमदाद की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका के अमदादी पैकेज चल रहे थे, अमदादी प्रोग्राम चल रहे थे, वो सारे 90 डेज के लिए बंद कर दिए थे। पाकिस्तान भी अब उसके दायरे में आ गया है और हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अब जनाब आपको अमेरिका से 90 दिन के लिए तो कोई डॉलर नहीं आ रहा, और अगर ये जो प्रोजेक्ट आपके साथ चल रहे हैं वो 90 दिनों के बाद उसकी एवेल्यूशन होगी, और अगर सदर साहब ने कोई अहमियत दी पाकिस्तान को या उसने अलाउ किया तो फिर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट चल सकेंगे, वरना ये प्रोजेक्ट्स नहीं चल सकेंगे। जो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसकी एलिवेशन में अमेरिकन इन्वॉल्व थे और वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। बल्कि अगर हम पिछले 70 साल का डाटा निकालें तो सबसे ज़्यादा इमदाद अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान को दी है तो अमेरिका है। और सबके साथ अगर बेहतरीन ताल्लुकात तमाम ममालिक में से अगर किसी के साथ थे तो अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन थे, यानी अमरीकियों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक थे। और हर बुरे वक्त में अमेरिका की हमने मदद की और उसके बदले में अमेरिका ने भी कुछ न कुछ हमारी मदद की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सारा सिलसिला रुक गया है और डेडलॉक की तरफ चला गया मामला। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान को अमेरिका ने इग्नोर लिस्ट में डाल दिया है और उस लिस्ट से अब पाकिस्तान बाहर नहीं आ सकेगा? ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन आज 2 वाकयात हुए हैं और उन वाकयात ने कुछ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को थोड़ा सा सहारा दिया है। वो वाकयात क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन सरदा साहब को ये बता रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो इमदाद बंद हुई है उससे पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोजेक्ट मुतासर हो सकते हैं। पहले तो सेहत के 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन फंडेड थे और उनकी इमदाद रुक गई है, लिहाजा 3 माह के लिए ये जो सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं इनको होल्ड कर लिया गया। मैं जानबूझ के आपको इसकी तफसील नहीं बता रहा क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जिनके ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर सेहत के इश्यूज़ हैं और वो प्रोजेक्ट जो थे वो अमरीकी इमदाद से चल रहे थे। इसी तरह
तालीमी सेक्टर के अंदर भी 4 प्रोजेक्ट थे जो ज़ाहिर एजुकेशन से रिलेटेड थे, वो भी होल्ड हो गए। फिर गवर्नेंस के 11 प्रोजेक्ट थे जो अमेरिकन फंडेड थे, वो होल्ड हो गए। फिर ज़राअत के 5 प्रोग्राम थे, वो होल्ड पे चले गए हैं। फिर ये जो इक्तसादी नमू है, यानी कि जो हमारी इकॉनमी की बेहतरी है, उसकी परवरिश हो रही है, इकॉनमी को बेहतर बनाया जा रहा है, उसके भी 4 प्रोजेक्ट थे, वो भी होल्ड पे चले गए। और एनर्जी के भी 5 प्रोजेक्ट थे जो ज़ाहिर अमेरिकन फंडेड थे, अमेरिका एनर्जी में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था, ये 5 प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गए। अगर हम इन सब को जमा कर लें तो आप ये समझ लें कि एक साइड पे तकरीबन 19 प्रोजेक्ट हैं और दूसरी साइड पे 14 प्रोजेक्ट है, और इन सब को मिला के आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा मेजर पाकिस्तान को एक सेटबैक पहुंचा है। अब आने वाले दिनों में 90 दिनों के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ये देखेगी कि क्या पाकिस्तान वाकई ही ज़रूरी है अमेरिका के लिए, और इन प्रोजेक्ट का अमेरिकन की इकानमी को या अमेरिका की सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है, तो फिर तो ये रिज्यूम हो जाएंगे। और अगर कोई फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को नहीं नज़र आता तो फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाए, क्योंकि आज जो 2 वाक़यात हुए, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को और हुकूमत को सहारा मिला है। वो 2 वाक़यात कौन से हैं जिससे हमें ये उम्मीद बनी है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर सलूक करेंगे और ये जो है फ्री इमरान खान का प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आज जेल सुप्रीडेंट को अदालत में पेश होना पड़ा, हाई कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस फ़ारूक साहब की अदालत में वो पेश हुए, और वहाँ पे उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि हमने इमरान खान साहब के लिए कुछ अहकामात जारी किए थे, आपने उन अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं किया। मसलन हमने आपको हुक्म दिया था, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आपने इमरान खान साहब की उनके दोनों साहबजादों से वीडियो कॉल करवानी है, तो आपने अभी तक वीडियो कॉल क्यों नहीं करवाई। तो सुप्रीडेंट साहब एक लंबा जवाब तैयार करके लाए थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को B क्लास की सहूलतें हासिल हैं, इनको 16 टेलीविज़न चैनल्स दिखाए जाते हैं, इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का चैनल देखते हैं, और ये भी पता चला कि उनमें ज़्यादातर वो दुनिया टीवी देखते हैं और समा टीवी देखते हैं, कभी कभी जियो टेलीविज़न भी देख लेते हैं। लेकिन ARY से अब मेरा ख्याल है कोई नाराज़ से लग रहे हैं वो, और क्यों नाराज़ है कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 अखबारात उनको दिए जाते हैं और 2 अखबारात वो पढ़ते हैं और अपनी मर्ज़ी का अखबार वो तब्दील कर लेते हैं। अब अखबारात कौन कौन से, एक तो डॉन अखबार है, वो रेगुलर पढ़ते हैं इमरान खान साहब, उर्दू अखबार कोई नहीं पढ़ते, याद रखिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को उर्दू पढ़नी नहीं आती। और इसके साथ दूसरा जो न्यूज़ अखबार है, डॉन और न्यूज़ 2 अखबारात पढ़ते हैं, और कभी कभी वो ट्रिब्यून भी ले लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और न्यूज़ के दरमियान वो स्विच करते रहते हैं, और डॉन अखबार वो रेगुलर पढ़ रहे हैं। और खाने के लिए उन्होंने कहा जी उनको मर्ज़ी का खाना दिया जा रहा है, एक बावर्ची की सहूलत भी है, वो बावर्ची को ऑर्डर कर देते हैं, बावर्ची उनकी मर्ज़ी का खाना बना देता है जो अमूमन देसी घी में बनाया जाता है, और अपनी मर्ज़ी की मुर्गी, मर्ज़ी का गोश्त वो खाते हैं और उनको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर किताबें जो है उनको उनकी मर्ज़ी की मिल रही हैं, एक्सरसाइज की सहूलत उनको हासिल है, साइकिल मशीन है उसके ऊपर वो चलते रहते हैं, थोड़े से डंपल भी हैं और डंपल्स के साथ भी वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर ये बताया गया कि तमाम जो कैदी है उनको मुलाकातों की सहूलत है, इनको भी 2 मुलाकातें हफ्ते के अंदर अलाउड हैं, लेकिन हम इनकी 3 से 4 मुलाकातें करवा देते हैं। जब बुश अभी भी बाहर थी तो बाहर से भी आके वो मुलाकात कर रही थी, वो जेल के अंदर है और उनकी वहाँ पे भी मुलाकात करवाई जाएगी, यानी बुश अभी भी और इमरान खान साहब की जेल के अंदर भी मुलाकातें होती रहेंगी, ये भी सुप्रीडेंट साहब ने बता दिया। और साथ उन्होंने बताया कि जनाब जो डॉक्टर्स की सहूलत है, क्योंकि जैसा हमने पूछा था कि ये बताएं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, हमने कहा था कि प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ इनका इलाज करवाया जाए, तो सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि जनाब जो हमारे पास डॉक्टर हैं वो एक्सीलेंट डॉक्टर हैं, और जो सहूलतें जेल के हस्पताल के अंदर हैं वो बाहर भी नहीं हैं, तो हम बाकायदगी के साथ इमरान खान साहब का मुआयना करवा रहे हैं, तो इमरान खान साहब को बाहर के डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं, जिसे जैसा हमने तस्लीम कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, कॉल्स का पूछा कि जनाब हमने आपको वीडियो कॉल्स का कहा था, तो सुप्रीडेंट साहब का ये कहना था जनाब जो जेल मैनुअल है उसके अंदर वीडियो कॉल की किसी किस्म की सहूलत नहीं है, और साथ ये भी बताया गया कि बैरून मुल्क यानी ओवरसीज़ कॉल्स नहीं हो सकती, या तो पूरा कानून बदल दें आप, जेल मैनुअल बदल दें और तमाम कैदियों को सहूलत ये दे दी जाए, क्योंकि हमें ख़तरा है कि अगर इमरान खान साहब को ये सहूलत दी गई तो हमारे पास 8000 कैदी हैं, वो सारे के सारे कैदी ये डिमांड करेंगे जी हमें भी वीडियो कॉल करवाई जाए, और अगर ये एक बार मामला खुल गया तो फिर उसके बाद इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ये भी बताया गया कि 25 हमारे पास ऐसे कैदी हैं जो
ओवरसीज़ हैं, यानी कि किसी दूसरे मुल्क के साथ उनका ताल्लुक है, और फॉरनर्स हैं जो हमारे पास हैं, वो भी चाह रहे हैं जी कि उनकी फैमिलीज़ के साथ भी वीडियो कॉल्स करवाई जाएं। तो हमने अगर खान साहब को करवाना शुरू कर दिया तो फिर उन 25 को सहूलतें देनी पड़ेगी, 8,000 जो हमारे लोकल कैदी उनको भी सहूलतें देनी पड़ेगी, और अगर अदालत ये अफोर्ड कर सकती है तो ये कह सकती है। तो बहरहाल इसके ऊपर जज साहब ने ये सारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और उसके बाद इस केस को निपटा दिया। तो अब इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से वीडियो कॉल नहीं हो सकती, जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुताबिक तो यही है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस फैसले को चैलेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे कि जी मेरा बुनियादी हक है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बात कर सकूं। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये अलाउ किया जाएगा कि आप अपने साहबजादों को बुलाएं और उन्हें जेल के अंदर मिलें, आप मुलाकात करें। लेकिन ये जो वीडियो कॉल की सहूलत है उसके लिए पूरा जेल मैनुअल बदलना पड़ेगा, जो ज़ाहिर सरदस्त मुमकिन नहीं है, और ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। इसके साथ साथ आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास था। गवर्नमेंट है जो कि इत्तेहादी तमाम लोग मुज़ाकराती कमेटी के लिए कमेटी रूम पहुंच गए, स्पीकर साहब भी वहाँ पे आ गए, उनके साथ सेक्रेटरी साहब भी आ गए, सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी आ गए। 45 मिनट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार होता रहा। साथ स्पीकर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता भी किया, कल रात भी रब्ते होते रहे, लेकिन सबका ये कहना था कि जब तक इमरान खान साहब हमें इजाज़त नहीं देंगे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खान साहब को हमने नाराज़ कर लिया तो फिर हमारे साथ वही सलूक होगा जो गंडापुर साहब के साथ हो रहा है। हो सकता है हम सबको बदल दिया जाए, तो हम सरे दस ये गलती नहीं कर सकते। तो 45 मिनट तक इंतजार के बाद स्पीकर साहब ने कॉल ऑफ कर दिया इजलास, लेकिन उन्होंने कहा कि कमेटियां कायम रहेंगी, लेकिन सरदस्त जो मुज़ाकरात हैं वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जनाब हमने तो जवाब तैयार कर लिया था, 7 दिन हमारे पास वर्किंग डेज थे, 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब तैयार था। अगर मुज़ाकराती कमेटी PTI की आज आ जाती तो हम उनको जवाब पेश कर देते, और वो जवाब इनकार नहीं है, ये भी बताया गया। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि इनकार नहीं हुआ कि जनाब हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, उनको कंडीशनल जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ने बना देना था। लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि सरदस्त यहाँ पे कोई ख़ास कोई होप नज़र नहीं आ रही कि इससे उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का फैसला हो गया है, तो अब इमरान खान साहब को ख़ास इंटरेस्ट नहीं है मुज़ाकरात में, तो इसलिए उनकी जो कमेटी है वो नहीं आई। लेकिन स्पीकर साहब ने बहरहाल एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कोई टर्न आ जाए, और उसके बाद खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेंगे जी आएँ जी हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और वो टर्न आ गया तो फिर इस मुज़ाकराती कमेटी के सामने बिठा के कहा जाएगा लो जी दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दें। तो एक उम्मीद स्पीकर साहब को है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर साहब को जो होप नज़र आ रही है वो टनल के आखिर में एक रोशनी की किरण है, जो स्पीकर साहब को भी नज़र आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा आगे उमर अयूब साहब नहीं जा रहे और गौहर खान साहब भी नहीं जा रहे। उनको भी उम्मीद है कि वो जो छोटी सी किरण है वो बड़ी सी रोशनी का अलाव बन सकती है, और अगर वो बन गई तो फिर ज़ाहिर है दोबारा बैठना पड़ेगा, लिहाजा इस लेवल पर वो नहीं जा रहे। आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको क्यों फारग किया गया। बल्कि आज बाकायदा मैं पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आज बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे अली मीन गंडापुर साहब से सदारत वापस ले ली गई है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये नोटिफिकेशन जारी किया है गौहर खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि मुझे बानी इमरान खान साहब ने यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ नाम रखने में बड़ी एक्सपर्ट है ना, जैसे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का नाम अर्दली रख दिया हुआ है और उससे पहले रजीम चेंज रख दिया, तो इस टाइप की टैग लाइन्स जो है वो बड़ी क्रिएट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये काम शुरू कर दिया गया, जैसे कि इंतशारी पार्टी इनका नाम रख दिया गया और ये बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। सेम इसी तरह जो गवर्नमेंट है उसने इमरान खान साहब का नाम बदल के बानी रख दिया, अब वो हर जगह पे बानी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने भी वही काम शुरू कर दिया जो इमरान खान साहब ने किया। लिहाजा देख लें हर जगह कहते हैं बानी पे PTI। अब बानी PTI क्या होता है भाई, बस वो उन्होंने भी वही टेक्निक इस्तेमाल की जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब बानी PTI से उन्होंने कहा जी हमने पूछा है, गौहर खान साहब ने कहा, और उसके बाद हमने गंडापुर साहब की सदारत ख़त्म कर दी है, अब वो सिर्फ CM रहेंगे। अब वज़ीर बादशाह, तो अब जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जनाब ये क्यों हुआ, तो इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि गंडापुर साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा मेरे पास 2 ओहदे हैं, मैं पार्टी का सदर भी हूँ और साथ CM हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो मैंने सोचा कि इनको नींद का मौका ज़रूर देना चाहिए कि ताकि आराम से सो सकें। तो गंडापुर साहब को सोने के लिए हमने कहा कि इनका एक बोझ थोड़ा सा कम कर दिया जाए।
तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये बोझ हमने कम कर दिया ताकि वो आराम की नींद सो सकें। तो गंडापुर साहब से जो सदार गई है, मेरा ख्याल ये कि उसकी वजह ये है कि जनाब वो आराम से सो सके, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। साथ ही इमरान खान साहब ने कल गंडापुर साहब से कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से करप्शन की आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें बंद करो गंडापुर, ये मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, और वहाँ पे एहतसाब का सिस्टम बनाओ, और किसी जगह पे भी अगर मुझे आइंदा शिकायत हुई तो फिर उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपके साथ क्या हो सकता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बात कौन कर रहा है, ये इमरान खान कर रहा है। और इमरान खान साहब कौन है? 190 मिलियन पाउंड का केस उनको ठुक गया हुआ है, 14 साल कैद हो गई हुई। तो एक साइड पे फराग होगी और उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड, फिर 458 कनाल जगह, फिर सारा मामला, फिर शहजाद अकबर साहब वो इस साइड पे देखें, और दूसरी साइड पे खैबर पख्तूनख्वा जहां गंडापुर साहब को कह रहे हैं खबरदार करप्शन का कोई केस सामने नहीं आना चाहिए। अब इसको क्या समझा जाए? बहरहाल जो कुछ आपका दिल करता समझें। अलीमा खान साहब ने बाहर आके कहा जी इमरान खान साहब ने आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा है कि खुदारा भाई साहब रेमिटेंस बंद करें, क्योंकि आप रेमिटेंस बंद करेंगे तो इनको हीट मिलेगी, और ये जो गवर्नमेंट है ये बुनियादी तौर पे आपके सहारे पे चल रही है, और आपकी वजह से ये गवर्नमेंट बड़े कॉन्फिडेंस में है। अगर आप रेमिटेंस बंद कर देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, इनका सहारा खत्म हो जाएगा। तो बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ये अपील नाकाम हो गई है, बुरी तरह नाकाम हो गई है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं वो साबित कर रहे हैं कि जनाब रेमिटेंस के अंदर तो इजाफा हो रहा है, और हमारे रिजर्व्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वो तकरीबन $17 बिलियन तक पहुंच गए हुए, जो मेरा ख्याल है बड़ी उम्मीद अफजा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन इमरान खान साहब को अभी भी उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी कॉल पे कभी ना कभी पाकिस्तान का जो माशी गला है वो दबा देंगे। ये अजीब सी बात। लेकिन ये याद रखें, जैसे कि लीमा खान साहबा कह रही हैं और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, अगर ये बात मेरी उन तक पहुँचे तो ये मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर एक बार ही ऐसा हो गया, आपकी अपील पे बाहर से इमदाद रुक गई, तो बाहर के लोगों को, ख्वा वो पाकिस्तानी हो या फिर नॉन पाकिस्तानी हो, उनको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का सांस बंद करना बहुत आसान है। किसी लेवल पे आप बाहर से रेमिटेंस बंद करें, या फिर ये एक्सपोर्ट्स हैं उनको रोक दें, और बाहर से जो बिल आते हैं पाकिस्तान के उनको बंद कर दिया जाए, तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है। अगर एक बार दुनिया को ये पता चल गया और कल आपकी गवर्नमेंट आई, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ये एक सवाल है। तो खुदारा ऐसा एंड नहीं खोलना चाहिए जिसका कल को आपको भी नुकसान हो। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो कराची के बिजनेसमैन हैं उनको एक उन्होंने ज़ोराना दिया हुआ था, लंच दिया हुआ था। वहाँ उन्होंने बड़ा दिल खोल के बात की। उन्होंने कहा कि ये जो बिजनेसमैन है, हमने बड़ी सपोर्ट की इनको, आप कराची के अंदर रह रहे हैं, कभी आपको भत्ते की पर्चियाँ मिली हैं, कभी हमने आपसे चंदा मांगा है, लेकिन आप चुगलियाँ लगा रहे हैं हमारी, और आपको चुगलियाँ नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो मुराद अली शाह साहब से बात करें, मेरे साथ बात करें। ये जो आप चुगलियाँ लगा रहे हैं उससे मेरा बड़ा दिल टूट रहा है, आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बिजनेसमैन चुगलियाँ कहाँ लगा रहे हैं? देखिए, दो जगह हैं जहाँ पे बिजनेसमैनों ने चुगलियाँ लगाई। पहला तो आर्मी चीफ हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने तकरीबन 2 या 3 मुलाकातें की हैं बिजनेसमैनों के साथ कराची में, और जब वो कराची जाते हैं तो बिजनेसमैनों को इकट्ठा करते हैं, उनसे बात करते हैं। हर जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर कराची की चुगलियाँ लगाई जाती हैं। उनको बताया जाता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे बिजनेस जो है वो कितना मुश्किल है, और कराची पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, लेकिन हमारे साथ जो सलूक कराची के अंदर हो रहा है वो किसी जगह नहीं हो रहा। और दूसरा, जब एहसन इकबाल साहब पिछले दिनों गए थे तो वहाँ पे एक अतीक मीर साहब ने, एक बिजनेसमैन ने खड़े होकर कह दिया कि आप हमें कुछ दिनों के लिए मरियम नवाज दे दें और मुराद अली शाह साहब यहाँ से ले जाएं, तो कराची भी डेवलप कर जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है बिलावल भुट्टो साहब, और लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ के सामने भी शिकायत न लगाई जाए, और अगर वफाक का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आए तो उससे बिल्कुल ये बात न की जाए कि कराची और सिंध के क्या हालात हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि देखें वहाँ पे नहरें खोदनी शुरू कर दी, जिससे ज़्यादा टेल पे पानी कम हो रहा है। साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। फिर उन्होंने साथ बताया कि वफाक हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है, और फिर उन्होंने बताया कि जो 1991 का अकार्ड था पानी का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि जो 1991 के अंदर अकार्ड हुआ था, जब आपकी गवर्नमेंट थे, और वो गवर्नमेंट थे 2008 से लेकर 2013 तक, तो आपने उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कर लेना चाहिए था ना। उस वक्त जितनी नहरें खोदनी थी, जो आपने पानी प्रोवाइड करना था, प्रोवाइड कर देते। दूसरा ये है कि सिंध के अंदर 3 दौर हो गए आपकी गवर्नमेंट को, तो उसमें अगर आप कराची का पानी का मसला हल नहीं कर सके तो फिर तो सवाल आपसे लोग करेंगे। आपको चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से, देखिए इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और उसके अंदर तकरीबन अब 13-14 साल से आपकी गवर्नमेंट है, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पे एक्टिव हों
और किसी न किसी तरीके से मामलात को सेटल करें। तो जब आप सेटल नहीं कर रहे तो फिर सवाल तो आपसे लोग पूछेंगे, बात तो आपको आपसे कहेंगे, बात तो आपसे करेंगे कि जनाब पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है और हम इस तब्दीली से पीछे क्यों हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब को सोचना चाहिए बजाय इसके कि जवाब दर जवाब दें, सवाल दर सवाल करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए और उन्हें कराची की मैनेजमेंट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली करनी चाहिए ताकि कराची के लोग सुख का सांस ले सकें। इसके साथ साथ जनाब जो एक दो बड़े वाक़या जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले आपको, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के एक बिज़नेस पार्टनर हैं, बड़े करीबी बिज़नेस पार्टनर हैं, वो अमरीकी बिज़नेसमैनों का एक वफ्द लेके पाकिस्तान आए और आज उनकी मुलाकातें हुई, कुछ यहाँ पे साइंस भी हुए और मुआहदे भी हुए और कल भी मुआहदे होंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जेस्चर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ये जो साहब हैं ये बड़े करीब हैं ट्रंप के, और जो पिछली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसके अंदर कंपेन भी की थी इन्होंने, और ये बड़े उनके ठीक ठाक। और ये बल्कि वहाँ पे एक हेज फंड भी क्रिएट किया हुआ है टेक्सास के अंदर, और वो भी फंड करते हैं बहुत सारे बिजनेस को। तो उन्हें बड़ी होप नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा ट्रंप को पाकिस्तान के ऊपर है तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी माशी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हमें चाहिए कि इन माशी तब्दीलियों को सहारा दें ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सके और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सके और दुनिया को बता सके कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है। और साथ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में वाकई बड़ा पोटेंशियल है, हम इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये एक मेजर शिफ्ट है, और अगर ये यहाँ से वापस जाके ट्रंप के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान की एडवोकेसी करते हैं तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब का बयानिया कहाँ जाएगा। और इसके साथ रिचर्ड गनैनल जो ज़ाहिर मशीर हैं, और ये मशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और इन्होंने पहले से इमरान खान साहब की सपोर्ट करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा लिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बहुत ज़्यादा खुश थी, और फ्री इमरान खान इन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स की थी। आज उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने फ्री इमरान खान की ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने किनारा कशी कर ली है, दूर हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और जो ट्रोलर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बड़े परेशान हैं कि हमारा जो चचा है रिचर्ड गनैनल उसको क्या हो गया, वो क्यों नाराज़ हो गया हमारे साथ, वो तो एक लाइफ लाइन थे और हम उसकी बुनियाद पर बड़ा खेलते रहे, तो ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इस पर बड़ी खुशियां मना रही है, वो करे देखा चाचा जान चले गए हैं वापस। तो यहाँ पे एक अजीब सा फड्डा हो गया है कि वो शख्स जिससे उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने इमरान खान साहब की ट्वीट्स ही डिलीट कर दी। मेरा ख्याल है वो पहले जब शुरू में इन हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें बड़ा सपोर्ट मिली थी और उनका जो पेज था शां करके ऊपर जा रहा था और उससे वो बड़े खुश हुए थे कि मैं बड़ा पॉपुलर हो रहा हूँ। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो किन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब मदद करनी बंद कर दी और उन सब लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी रिचर्ड गनैनल को, और उसका जो उसके ख्यालात हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर उनके बारे में कहा जाता है हम जिन्स परस्त हैं, उसको जब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया तो उससे उनका दिल टूट गया कि ये कौन से लोग हैं, कभी ये कहते हैं कि वेल डन और कभी ये वहाँ जाके हिट करते हैं जहाँ इनको हिट करनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब वो नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को फ्री करने की कोई कोशिश ज़रूरत नहीं है, रखें आप उनको जेल के अंदर ही। तो ये बहुत बड़ी डस पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इन दो वाक़या से ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अमेरिका का रिलेशन डेवलप हो गया है, और वो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि ट्रंप आएगा और मैं बाहर आ जाऊँगा, मुझे लगता है उसको डस पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ट्रंप के ऊपर रिलाई करना इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। किसी वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आ जाएगी कि इमरान माय फ्रेंड फ्री इमरान खान इस टाइप का करके ना, इमरान माय फ्रेंड वो करेंगे, नीचे फिर लिखते हैं फ्री इमरान खान, इस टाइप की वो हरकत करके तालियां बजवा लेंगे, लेकिन जोर नहीं देंगे किसी साइड पे भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करेंगे वो हैं बड़े दिलचस्प आदमी, और ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे इमदाद बंद हुई है और ये प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त फंसे हुए हैं, डस पड़ी है, उनको रिज्यूम करने के लिए उसको इमरान खान साहब को नती कर दें। लेकिन पाकिस्तान कहेगा ठीक है जी रहने दें, ना करें आप, इमरान खान साहब को रिहा पाकिस्तान नहीं कराएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो सेटअप है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और अगर इस सेटअप ने गलती कर दी तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। आज की आखिरी स्टोरी पैका एक्ट है, आज सेनेट से भी उसे मंजूर कर दिया गया है। सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में इस पर सरापा एहतजाज हैं, और डी चौक के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, पुलिस के साथ उनकी ठीक ठाक किस्म की मुठभेड़ हुई, लोगों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे, डंडे भी बरसे वहाँ पे, सहाफ़ी आगे बढ़ते चले गए और सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब हम आगे जाएंगे और ये कानून जो है रिवर्स हो के रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट की नीयत ठीक हो
क्योंकि ये नीयत उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक थी और ये जो गवर्नमेंट है ये उसको अपोज कर रही थी। हो सकता है कि वाकई नीयत ठीक हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक थी तो सहाफ़ियों के साथ भी बात कर लेनी थी ना। जिसकी गर्दन पे आप तलवार रख रहे हैं उससे आप पूछ ही नहीं रहे कि भाई आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, या तलवार को बेहतर है, या इसको मज़ीद तेज़ कर लें, या इसको सुस्त कर लें, या इसको छोटा कर लें, या इसका साइज़ बड़ा कर लें। आपको सहाफ़ियों से भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो सिस्टम है हमारा, वो कमाल ये करता है कि फांसी पहले चढ़ाता है और मुकदमा बाद में चलाता है। अब ये जो पैका कानून है ना, और इस गवर्नमेंट ने पास किया, आप यकीन करें कि एक वक्त आएगा ये फंदा बन के इन सब के गले में पड़ेगा और ये सब चीखेंगे और अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इस रस्से के अंदर थोड़ी सी और तवानाई पैदा कर देंगे, उसको मज़ीद मोटा कर देंगे, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं कि जिससे सारे इदारे पहले ही तबाह हो चुके हैं, बाकी इदारे भी तबाह हो जाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप इस कानून को नाफिज करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन आप सहाफ़ियों को एतमाद में लें। ये आप ही के शहरी हैं और ये आप ही की आवाज़ है। जब आप जेल में होते हैं तो ये वाहिद आवाज़ होती है जो आपके हक में बोलती है, पूरा सिस्टम आपके खिलाफ होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये आवाज़ आपके हक में बोलती रहे तो प्लीज़ इनसे बात करें और दरमियान का रास्ता निकालें, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।